ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस में है आज चैप्टर है नया, जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ा था, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में पढ़ा आपने, आसियान के बारे में पढ़ा, क्षेत्रीय संगठनों के बारे में जैसे सार्क, आसियान, इनके बारे में पढ़ा। उसके बाद यूनेस्को के बारे में पढ़ा था, यूनिसेफ के बारे में पढ़ा। ठीक है। तो ये हमने जो इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा। आज बात आती है कि विश्व में जो है सुरक्षा, इस समय जो विश्व में जो सुरक्षा है वो किस तरह से जो है निर्धारित की जाएगी। इसके अंतर्गत सबसे पहली आती है बेटा, अब जब सुरक्षा वाली बात आती है तो परंपरागत सुरक्षा। परंपरागत सुरक्षा मुख्य रूप से जो है सैन्य बल के प्रयोग या सैन्य बल की जो सैन्य बल का जो इस्तेमाल है, यानी कि सैनिकों का जो इस्तेमाल, यानी कि सेना के बूते जो सुरक्षा की जाती है उसे जो है परंपरागत सुरक्षा माना जाता है। यानी कि जो सैन्य बल का प्रयोग, जो खतरा है सैन्य बल से जो है, कहने का मतलब है कि सुरक्षा की जो परंपरागत धारणा है मुख्य रूप से सैन्य बल के प्रयोग की आशंका से संबंधित है। यानी कि इसमें जो है सैनिकों के सेना द्वारा जो है आक्रमण की जो आशंका है ये बनी रहती है। ठीक। सुरक्षा की परंपरागत धारणा में ये माना जाता है कि सैन्य बल से सुरक्षा को खतरा पहुंचता है और सैन्य बल से ही सुरक्षा को बनाया जा सकता है। यानी कि जो परंपरागत है सैन्य बल का जो इस्तेमाल है, यानी सेना ही जो है सुरक्षित कर सकती है और सैन्य बल से ही जो है सुरक्षा को खतरा भी होता है। ठीक है, होता ही है। अपने देश की सेना तो हमारी सुरक्षा कर रही है, लेकिन दूसरे देश के लिए तो खतरा ही है वो। माना चीन और भारत है, तो भारत की सेना भारत की सुरक्षा कर रही है, लेकिन खतरा किसके लिए? चीन के लिए। चीन की सेना हमारे देश पे आक्रमण करेगी तो सैन्य बल की आशंका। परंपरागत वाली बात जहाँ पे आती है तो सैनिक शक्ति का प्रयोग करने से जो है संबंधित है जो परंपरागत सुरक्षा। फिर है अपारंपरिक। अपरंपरागत अपारंपरिक जो सुरक्षा है वो मानवीय अस्तित्व पर चोट करने वाले व्यापक खतरे की और आशंकाओं को उसमें शामिल किया जाता है। कि मतलब इसमें जो है अपरंपरागत अपारंपरिक जो सुरक्षा है इसमें जो है मानव सभ्यता पर, यानी कि जो मनुष्य के अस्तित्व पर जो चोट करते हैं ऐसे खतरे और ऐसी आशंकाएं जो है इसके अंतर्गत इसमें या इसमें शामिल की जाती है। इसमें जो है मनुष्य की सुरक्षा यानी कि मानवता की सुरक्षा पर क्या होता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। इसलिए इसे मानवता की सुरक्षा या विश्व सुरक्षा कहा जाता है। तो अपरंपरागत कहने का मतलब कि गठबंधनों का निर्माण करना और उनको बनाए रखना परंपरागत सुरक्षा में आता है। ठीक है। फिर तीसरी दुनिया के देशों के सामने और जो विकसित देशों की जनता है उनके सामने कौन कौन से आज के समय में खतरे। बात जब सुरक्षा की आती है तो तीसरी दुनिया के देशों और विकसित देशों के सामने जो खतरे हैं उनमें पहला खतरा यह है कि जो विकसित देश है, यानी अब तीसरी दुनिया के देश जो विकसित है, गरीब अल्प विकसित है, गरीब है, विकासशील है, उनको किस प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है और जो विकसित देश है उनके सामने जो है कौन कौन से खतरे होते हैं। तो देखो, जो विकसित देश होते हैं उनके सामने सिर्फ बाहरी खतरे होते हैं, आंतरिक खतरे नहीं होते। उन्होंने अपने आंतरिक खतरों पे जो है पूरी तरह से नियंत्रण किया होता है। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने जो है अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, उनकी अंतर जो आंतरिक सुरक्षा है वो जो है उन्होंने बहुत ही मजबूत तरीके की बना रखी है ताकि उनको आंतरिक खतरों से कोई आशंका नहीं रहती। लेकिन तीसरी दुनिया के देश आंतरिक खतरों से भी परेशान है और बाहरी खतरे दोनों से परेशान है। अब छोटी सी बात है, विकासशील देश है, पिछड़े हुए देश है। अब होता क्या है, हम अपने भारत को ही लेंगे, भारत एक विकासशील देश है। अब यहाँ आंतरिक खतरे क्या है, आजकल आप देख ही रहे हैं कि यूपी में जो घटना हुई, पीएफआई का नाम आ रहा है, तो क्या हो रहा है, आंतरिक खतरा है ना। अपने अंदर ही बैठे जो है वो लोग ही हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर रहे हैं। अभी आपने एनआरसी सीएए का विरोध होते हुए देखा, कितनी गाड़ियां जलाई गई, ट्रेनें जला दी गई, तोड़ फोड़ की गई, कितने लोगों की मृत्यु हुई। तो ये कोई बाहर से नहीं आया था, ये हमारे आंतरिक खतरे थे। छोटी सी बात है, आजकल हमारे देश में नक्सलवाद है जो बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ है। आज अधिकांश राज्य जो है नक्सलवाद से पीड़ित है।
तो ये आंतरिक खतरे हैं। अब बाहरी खतरे तो है ही, जैसे पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहन, आतंकवादी भेजना, दूसरे देशों से जो है सीमाओं का विवाद, ये दोनों तरह के खतरे हैं। बाहर से भी खतरे हैं और अंदर से भी खतरे हैं, क्योंकि हम तीसरी दुनिया के देश यानी कि जो विकासशील देश है, अल्प विकसित देश है, उसको दोनों तरह के खतरों का सामना करना पड़ता है, बाहरी खतरे भी और आंतरिक खतरे। ठीक, और जबकि विकसित देश क्या है, उनको सिर्फ बाहरी खतरों, जो बाहर से कुछ हो सकता है, अदरवाइज अंदर उन्होंने अपने को बहुत अच्छी तरह से जो है सुरक्षित कर रखा है। ठीक है बेटा। फिर तीसरी दुनिया के देश, पर्यावरण असंतुलन, फिर जो है पर्यावरण के मामले में भी जो है ये समस्याओं का सामना इनको विकसित देशों की जनता की तुलना में ज़्यादा करना पड़ता है, जबकि पर्यावरण को दूषित करने में जो है सबसे ज़्यादा भागीदारी विकसित देशों की होती है। और इसको जो इनकी जो परिणाम कौन भुगतता है, जो गरीब देश है, विकासशील देश है। ठीक है बेटा। जैसे अपरंपरागत जो जैसे सुरक्षा है, उसमें जो खतरे हैं, उसमें जैसे आतंकवाद है, अपरंपरागत सुरक्षा के अंतर्गत आते हैं, अपरंपरागत खतरा है। ठीक है बेटा। तो अब होता क्या है, माना अगर जब सुरक्षा की बात है तो परंपरागत दृष्टिकोण के हिसाब से अगर किसी देश पर अगर खतरा मंडरा रहा है, अगर किसी देश के ऊपर जो है माना किसी बाहरी देश का जो है खतरा है, तो उसके पास क्या विकल्प होने चाहिए, तो क्या कर सकते हैं। सुरक्षा, अगर अपने देश की सुरक्षा करनी है, अपने नागरिकों को बचाना है, तो एक देश को जो अगर की ठीक, तो खतरे के समय जो है क्या विकल्प बचते हैं, या तो वो देश शत्रु देश के सामने आत्मसमर्पण कर दे, दूसरा शत्रु देश से को युद्ध से होने वाले खतरे, भाई अगर माना मेरे ऊपर कोई आक्रमण कर रहा है, मुझे खतरा लग गया, अगर मुझे बचाना है तो मैं उसके सामने आत्मसमर्पण कर दूं। दूसरा, उसके पास भी एक विकल्प डर है उसको कि कहीं मैं भी उसको न नुकसान पहुंचा दूं। तीसरा, शत्रु के साथ युद्ध करके या उसे पराजित करके जो है हम उस खतरे को टाल सकते हैं। ठीक है। फिर शक्ति संतुलन की बात आती है। शक्ति संतुलन जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो है हम आजकल इसको केंद्र बिंदु मान सकते हैं, क्योंकि सभी लोग जो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो है शक्ति की राजनीति मानते हैं। जितने भी विद्वान हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को क्या मानते हैं, शक्ति की राजनीति मानते हैं। और शक्ति संतुलन की सहायता से ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक नीतियों की विवेचना की जाती है। तो इसलिए जो है शक्ति संतुलन की अवधारणा का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है। अब होता क्या है, वर्तमान समय में जो है विश्व के शक्तिशाली देश हमेशा जो है अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए हमेशा प्रयास करते हैं। यानी कि जो बड़े देश हैं वो ये चाहते हैं कि शक्ति संतुलन बड़ा रहे, और जिससे जो है विश्व में शांति की व्यवस्था जो है हमेशा बनी रहे। यानी कि अधिकांश जो बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, उनका ये हमेशा प्रयास रहता है कि अब आजकल क्या होनी चाहिए विश्व में, मतलब शक्ति संतुलन बना हुआ रहना चाहिए, जिससे क्या होता है विश्व में शांति व्यवस्था कायम रह सकती है। ठीक है बेटा। फिर कहने का मतलब यह है कि अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में किसी भी देश को इतना अधिक शक्तिशाली नहीं बनने देना चाहिए कि वो दूसरे देशों पे अपने प्रभुत्व स्थापित कर सके। सबसे बड़ी सत्य संतुलन की बात यह है कि मतलब किसी भी देश को इतना पावरफुल मत बनने दो कि वो जो है अन्य देशों पर अपना प्रभाव स्थापित कर दे। और जब कोई देश अपनी शक्ति का विस्तार करने लगता है, अब होता ही है ना कि जैसे आजकल चीन देखा हर जगह जो है अपना अड़ंगा लगा रहा था, तो विश्व के सभी देशों ने उसका विरोध किया कि नहीं, गलत है। तो जैसे कोई अगर बना शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश को दबा देगा फिर, इसलिए जो है किसी को इतना भी मजबूत नहीं बनने देना है कि वो दूसरे देशों पे अपना प्रभाव स्थापित कर सके। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई देश वर्तमान समय में जो है अपनी सीमा का विस्तार करता है तो अन्य देश जो है उस पर लगाम लगा देते हैं। इस तरह से हम इसी प्रकार का जो अंकुश है, इसी को हम शक्ति संतुलन के नाम से जानते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि शक्ति संतुलन को किस तरह से जो है हम बना के रख सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, शक्ति संतुलन को अगर बना के रखना है तो सबसे पहले आपस में जो है हमें गठबंधन करने होंगे, क्योंकि इसका उद्देश्य होता है किसी राष्ट्र की शक्ति को बढ़ाना, यानी कि गठजोड़। यह प्रणाली बहुत पुरानी प्रणाली है। इसका उद्देश्य है किसी राष्ट्र की शक्ति बढ़ाना। छोटे और मध्यम राज्य इस प्रणाली द्वारा अस्तित्व बनाए रखते हैं। ठीक है। दूसरा तरीका यह है निशस्त्रीकरण।
शस्त्रीकरण और निशस्त्रीकरण, ये शक्ति संतुलन के लिए जो है विभिन्न राज्यों ने जो है समय समय पर इस पे जो है जोर दिया है। ठीक है बेटा, शस्त्रीकरण पे भी और निशस्त्रीकरण भी। अगर मेरे पड़ोसी के पास घातक हथियार है तो वो तो मुझे दबा देगा, तो मुझे भी बनाने पड़ेंगे ना शस्त्रीकरण। फिर निशस्त्रीकरण, भाई अगर नहीं घातक श्रेणी के हथियार नहीं बनाए जाने चाहिए तो नहीं बनाने चाहिए। ठीक, फिर जहाँ पे सुरक्षा की भी फिर हम बात करते हैं तो सुरक्षा की बात में जो है सैन्य गठबंधन भी आता है। सैन्य गठबंधन का निर्माण जो है क्यों किया जाता है, किस उद्देश्य से जो है सैनिक गठबंधन किए जाते हैं, कि जैसे आजकल जो है एक सैन्य गठबंधन है, सैन्य गठबंधन का उद्देश्य जो है किसी विरोधी देश के सैन्य हमले को रोकना है और उससे अपनी रक्षा करना होता है। तो एक सैन्य गठबंधन बना करके हम एक क्षेत्र विशेष में शक्ति संतुलन की स्थापना कर सकते हैं। वर्तमान समय में ये नाटो नाम का, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, ठीक है बेटा, ये जो है एक सैन्य संगठन है। इसका जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है कि यूरोप पर हमले में जो है उसका विरोध करना, यानी कि यूरोप पर अगर हमला होता है तो उसके लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना। फिर यूरोपीय देशों की सुरक्षा के लिए जो है यूरोपीय देशों को जो है सुरक्षा प्रदान करना। ठीक, फिर जो है पूर्व सोवियत संघ, यानी कि नाटो की स्थापना 1949 में हो गई थी, तो सोवियत संघ के साथ उस समय जो है यूरोपीय देशों का, थोड़ा सा अमेरिका का भी था ही, तो सोवियत संघ के साथ होने वाले युद्ध के लिए जो है यूरोप और अमेरिका के लोगों को तैयार करना, और इसी नाटो के विरोध में वर्तमान में यही काम कर रहा है। जैसे उसके लिए जो है नाटो के विरोध में जो है एक संगठन बनाया गया था, वार्सा पैक्ट, ठीक है बेटा, 1955 में। तो इससे जो है, लेकिन वर्तमान में जो है अब सोवियत संघ का तो विघटन हो चुका है, लेकिन अब ये नाटो जो है आज भी जो है कार्य कर रहा है। ठीक, अब सुरक्षा की बात आती है, ये तो हथियारों से सैन्य सुरक्षा हो गई। अब पर्यावरण से संबंधित भी आती है बात। अब आजकल जो है पर्यावरण का प्रदूषण इतना अधिक हो गया है कि निसंदेह इससे जो है क्या हो रहा है, मनुष्य की जाति को खतरा उत्पन्न हो गया है। सबसे बड़ी बात ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, जिससे हिमखंड यानी जो ग्लेशियर्स हैं वो क्या हो रहे हैं, पिघल रहे हैं, छोटे छोटे हो रहे हैं। अब होता क्या है कि समुद्र का, अब जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो पानी आएगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो जितने भी टापू हैं, टापू पे कुछ देश हैं, अभी कुछ दिन पहले जो है खबर आ रही थी कि कुछ जगह जो कई गांव थे अफगानिस्तान में, सॉरी थाईलैंड के थे कि कहाँ के थे, तो कुछ टापुओं पे जो है जल स्तर बढ़ना शुरू हो गया था। धीरे धीरे पानी जो है टापू को अपनी आगोश में ले रहा है, मतलब एक टाइम वो आएगा कि समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि सारे टापू उसके अंदर समा जाएंगे। तो वहां जो लोग बसे हुए थे उनको वो जो है वहां से खाली करना पड़ा वो टापू। अब कहने का मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग से जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। तो यानी कि जो भी देश, अब भारत में क्या है, मुंबई जैसा महानगर टापू पे बसा हुआ है, उसके डूबने की खतरा तक व्यक्त की जा रही है कि कुछ समय बाद जो है मुंबई जैसे शहर भी जो है समुद्र के अंदर समा जाएंगे, अगर इसी तरह से जो है ग्लोबल वार्मिंग होती रही। ठीक है बेटा, और हाल में हुए सर्वेक्षणों में जो है, लेकिन फिलहाल अभी तो ये बात गलत साबित हो रही कि अभी जो है मुंबई जैसे शहर नहीं डूब रहे हैं, लेकिन कुछ टापू पे जो है लोगों को वहां से खाली करा दिया गया है, क्योंकि समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है। ऐसा नहीं बढ़ता समुद्र का जल स्तर एकदम जो है 10 फीट 15 फीट बढ़े, धीरे धीरे बढ़ता है, चाहे माइक्रो से, लेकिन बढ़ता जरूर है। ठीक है बेटा, फिर पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हो रहा है, कई सारे रोग उत्पन्न हो गए हैं, जिससे लोगों के स्वास्थ्य में गिरावट आनी शुरू हो गई है, क्योंकि पर्यावरण का जो है हमारे स्वास्थ्य पे जो है हमेशा विपरीत प्रभाव पड़ता है अगर पर्यावरण प्रदूषित हो जाए तो। अगर पर्यावरण अच्छा है तो मनुष्य का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही है। आप बने